शांति बना के रखो। एक बार बिल्कुल आराम बैठ जाओ आराम से। जो राजनीतिक पार्टियों की तरफ करते हैं ना उन्हीं को मदद के रहते हैं जिन्होंने भाई नरेश मीणा के लिए खाली रखना होता बिना परवाह किए है आज भी भाई नरेश मीणा के लिए लड़ रहे हैं। और मुझे तो मंडल साहब द्वारा मौका मिलने का मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आज राजस्थान में ताकत दिखाएंगी इन राजनीतिक पार्टियों को इन सरकारों को ताकत दिखाएंगी। आप लड़े हम आपका साथ देंगे। आप नहीं चलता है आप नहीं देंगे सरकारों को इन पार्टियों को आप झुका सकते हैं। साथियों मुझे आक्रोश है आप सबको आक्रोश है आप सबको पीड़ा इस बात की है कि भाई नरेश मीणा पर कार्रवाई हो गई। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं सरकार से प्रशासन से क्या उन अधिकारियों की कार्रवाई हुई जिन्होंने जबरदस्ती गांव वालों के वोट डलवाए? क्या उस पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई हुई जिन्होंने समरसता गांव में बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज की रात के समय में? क्या उन पर कार्रवाई हुई? इस वजह से आज पूरे राजस्थान में आक्रोश है, सब समाज का आक्रोश है। देश की आजादी के पहले ऐसा अत्याचार अंग्रेजों ने किया था और उसके बावजूद पहली दूसरी बार ऐसा अत्याचार हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन है साथियों जो नरेश मीणा जो किसान के लिए लड़ता है, दलित के लिए लड़ता है, आदिवासी के लिए लड़ता है, जो सर्व समाज के लिए लड़ता है, आज हम सबको उस भाई नरेश मीणा के लिए लड़ना है। क्या आप सब तैयार हैं? अगर आप लोगों की यही ताकत जिंदा रही तो इस मंच के माध्यम से मैं आप लोगों को आश्वासन दिलाता हूं, मैं पिंटू चेती आज एक भविष्यवाणी करता हूं। याद रखना वो नरेश मीणा जिसको विधायक बनने से शासन ने, प्रशासन ने, पार्टियों ने, नेताओं ने दबाने का प्रयास किया, लेकिन मेरी बात को याद रखना, एक दिन ऐसा आएगा जो लोग विधायक बनने के लिए नरेश मीणा को बुलाएंगे कि नरेश मीणा जी आइए हमारा प्रचार कीजिए, और हाथी के अंदर बड़े भाई प्रहलाद मंडल और नरेश मीणा मिलकर ऐसी राजस्थान में ऐसी बड़ी आवाज बनकर उभरेंगे। साथियों मैं एक बात आप लोगों से कहना
हमको लोगों को एक ताकत दिखानी है पूरे राजस्थान के अंदर। कोई समय भाई नरेश मीणा ने सत्याग्रह किया था, जब भाई नरेश मीणा का काफिला चलता था तो पूरी दुनिया ने देखा था। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ एक नारे के साथ में, उससे पहले एक नारा लगाएंगे आप, मैं कहूँगा जेल के ताले टूटेंगे, हमारा नरेश भैया छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, नरेश भैया छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, नरेश भैया छूटेंगे। इसका नाम नरेश, नरेश का मतलब आप समझते हो ना, नरेश का मतलब होता है राजा। आप लोगों ने सुना होगा सावधान हस्तिनापुर नरेश बुला रहे हैं। जब जेल से छूटेंगे तो हम लोगों को राजा नरेश मीणा छूटे तो उसको लगना चाहिए कि मैंने लोगों की लड़ाई लड़ी है, मैंने आम किसान समाज की लड़ाई लड़ी है। तो आज सर्व समाज मेरे साथ है। जैसे ही उन्होंने पहले सत्याग्रह किया था पूरे राजस्थान में, ऐसे मेरा निवेदन है आदरणीय गुंजन साहब और भाई नरेश मीणा का उन्हें राजस्थान में सबसे पहले स्वागत किया जाए। ऐसा मेरा आप लोगों से निवेदन है। मैं ज्यादा समय ले लेता हूँ, मंच पर बहुत कुछ बोलना है। अंत में मैं भाई नरेश मीणा के संघर्ष के लिए एक लाइन बोलना चाहूंगा जो उनकी आदत में है, उनकी फितरत में है, वो कभी हार नहीं मानते। क्या हार में क्या जीत में, अरे क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, अरे क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो जाए कुछ भी हार नहीं मानूंगा, हो जाए कुछ भी हार नहीं मानूंगा। भाई आप सभी को, खासकर भाई जोग के दरबारा को, आसपास के युवाओं को, हमारे सवाई भागलपुर के प्रधानमंत्री बड़े भाई मुकेश मीणा को, भाई कोली सिलोनी को, जो भी समस्त युवा साथी संत समाज में आप लोगों ने हमारे इस क्षेत्र से ये पहल की और आज इस महापंचायत की बदौलत वापिस राजस्थान में वो क्रांति आएगी, वापिस लोग जागरूक होंगे। आप लोगों की वकील लड़ाई लड़ रहे हैं, भाई नरेश मीणा जेल से छूटेंगे और वो दर से देखने लायक होगा। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। काफी यशस्वी वक्तव्य में आपने अपना उद्बोधन रखा। इसी कड़ी में अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करूंगा मुकेश मीणा, जो लगातार पिछले 15 दिन से इस महापंचायत को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। उनके साथ बैराज जी मीणा जो करौली से हमारे बीच में जा रहे हैं, दोनों ने मिलकर इस महापंचायत को सफल बनाने में अपनी भूमिकाएं निभाई। ऐसे मुकेश मीणा जो प्रधानमंत्री है सवाई माधोपुर से, उनसे आग्रह करूंगा आप पधारे और इस सभा को संबोधित करें। मुकेश मीणा। आज सवाई माधोपुर में नाचोक महाराज के चरणों में, देव भगवान के चरणों में, वीर भगवान के चरणों में राजस्थान से, गांव और गांवों से पधारे हुए क्रांतिकारी युवा भाई और मेरे पिता का गुजरे हुए, आज आप नाचोक भगवान के यहाँ आए हैं। आपको मेरे पूर्व वक्ता ने बताया गया है हम नाचोक भगवान ने हमको क्यों बुलाया गया है। ये मुकेश ने हमारी टीम ने आपको नहीं बुलाया है, ये अन्याय के खिलाफ नाचोक नहाने ने आपको उनके चरण में बुलाया गया है और नए बुलाने के लिए बुलाया गया है। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा जो कि हमारे पूर्व में इस बेतरसी सरकार में जो सम्राटा गांव में जो घटना हुई है, जो सम्राटा गांव के हमारे बीच में महिला बैठी है, बहन बैठी है, इन्होंने इनकी मांग रखी कि हमको देवली से हटाकर उनियारा तहसील में जोड़ा जाए, क्योंकि वे हमको 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर पड़ते हैं। तो इन्होंने जब गांव में वहां कोई भी जनप्रतिनिधि अगर वोट लेने के बाद में उसका कोई सुनवाई नहीं करते हैं, तो गांव के सब समाज में ये निर्णय लिया कि हम इलेक्शन में वोट उसके बाद डालेंगे, हमारे गांव को उनियारा में जोड़ा जाए। इसी दौरान जो हमारे राजस्थान सरकार में चुनाव होने जाने थे,
वहां से बीजेपी और कांग्रेस के दोनों कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे और आपके चहेता गरीबों का फैसला सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाला भाई नरेश मीणा भी आपकी आवाज से निर्विरोध चुनाव लड़ा था। जब समरावता गांव से ये सूचना मिली कि समरावता गांव में वोट देने से बहिष्कार कर दिया है, इसलिए नरेश ने सारे अपने भूतों को छोड़ा और वो समरावता गांव में जाकर उस गांव की समस्या सुनी और उनके साथ वो घना पे देखो। बताइए मेरे पंचियों साथियों, तो नरेश मीणा आतंकवादी नहीं था, कोई उन्होंने ऐसा गुनाह नहीं किया था। अगर उनको उसकी जीत की चिंता होती या उसको उसकी राजनीति की चिंता होती तो उस गांव से वो पहले ये कहते कि मेरे गांव वासियों आपके लिए वोट डालो और आपको उसके बारे में आपके लिए बाद में संघर्ष करूंगा, आपको न्याय दिलाऊंगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस नरेश भाई को, उन्होंने स्वयं को वोट पर नहीं डरवाते और वो सर्व समाज के गांव के साथ लगे और गांव के साथ धरना पर बैठे। उसी के बाद गांव ने ये तय किया और नरेश भाई ने ये तय किया कि हमको जो हमारी बहन चौधरी हुई है उनको फोन किया कि हमारे समरावता गांव में आप आइए और इनकी जो मांग है इनका आप यही पूरी कर दीजिए। मैं कहना चाहूंगा जो कल हो गया, अगर वो पहुंच जाती तो आज हमारे समरावता गांव में नरेश भाई के साथ और आम जनता के साथ ये घटना घटित नहीं होती और आपको इस बीच में इलेक्शन को मीटिंग नहीं करनी पड़ती। तो जो गलतियां है ये 25 सरकार के जो अधिकारी लगाए हुए हैं हमारे समरावता गांव में, इन्होंने अरे नरेश भाई ने जो एसडीएम साहब को थप्पड़ दी गई है, तो थप्पड़ का कारण के पीछे आप जाइए। नरेश भाई ने थप्पड़ दिए, अगर नरेश भाई की जगह में होता उन्होंने हमारी बहन का हाथ पकड़ के जबरदस्ती वोट दिला दिया, मैं उसका हाथ काट देता मैं आपको विश्वास हाथ पकड़ के नहीं है। नरेश मीणा ने एसडीएम साहब को खबर इसलिए दिया गया है कि हमारी बहन का हमारी मां का जबरदस्ती उन्होंने हाथ पकड़ा है। अगर हमारी बहन का हाथ पकड़ सकते हैं तो हमारी बहन का हाथ वो पकड़ सकते हैं वो हमारा समाज उसको साथ देने वाला कभी की साक्षी देखे उसको हाथ फैलाए उसको कौन सा कानून आ गया जो हाथ पकड़ के हमारी बहन को और जबरदस्ती वोट दिया गया है। मैं ऐसे भीड़ को और ऐसे लाभ को मछुआरों को धन्यवाद देना चाहता हूँ नरेश भाई को, उन्होंने हमारे समाज का गाँव की बहनों और बेटी का इज्जत का बदला मौका को लिया। इससे ज्यादा हमारा नरेश भाई आपके हमारे लिए क्या कर सकता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नरेश भाई कहते हैं कि नरेश भाई ने ऐसा किया, उसकी राजनीति चलता रहे, हमारे लिए भी बोला, शांत हो गया, ज्ञापन दे दिया, न्यायपालिका का अधिकार है, न्यायपालिका छोड़ेगी। जब ये पूरी अग्नि शांत हो गई थी तो हमने विचार किया, मैंने विचार किया कि हमको अन्याय के साथ लड़ेंगे, तो उसमें नरेश भाई हो या समरावता गांव की जनता हो या सर्व समाज के कोई भी राजस्थान के हो, अगर अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ेंगे तो ऐसा एक दिन ऐसा हो जाएगा जो हमारे साथ में अन्याय होगा। मुकेश साहब को रखना पड़ेगा। सवाल माधव से मेरे साथियों ने बोला, मेरे भाइयों ने बोला कि प्रधान जी आप आ गए हो, विपक्ष के आदमी है। मैंने भाइयों ने से कहा भाई मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ, मेरा छोटा सा गांव है, वो भी रहना है, सरपंच पद पर लंबे समय से गांव में रखा और आज आपकी दया से मेरी बहन पत्नी कांग्रेस से प्रधान है। भाई मेरे को दूसरे दिन यहाँ से प्रधान पद से हटा देंगी ये सरकार। मैंने इनसे कहा अगर आपकी आवाज है और नरेश भाई के लिए न्याय के लिए लड़ना है तो समरावता गांव के न्याय के लिए लड़ना है तो मैं प्रधान की इस्तीफे की पर्ची मेरे साथ में लेके आया। अगर कोई भी भाई का किसान करे तो ये पर्ची नहीं है। अगर मेरे से समाज के प्रधान बनाने का अधिकार है, अगर किसी को नेता बनाने का अधिकार है तो न तो किसी मंत्री को है और न मंत्री को है, जनता का अधिकार है। अगर पद से हटाएंगे तो जनता हटाएगी और पद को अगर बचाएंगे तो जनता बचाएगी। अब मुद्दे की बात यह है हमको अगर समझौता गए तो नरेश भाई को न्याय दिलाना है, थोड़ा सही बचना होगा। इसलिए बचना होगा कि हमको ये जंग जीतना है और इस जंग जीतने के लिए हमको कछुआ चाल चलनी पड़ेगी। या आप लोग किताब बड़ी होगी, अगर खरगोश की चाल चल गए तो हम लोग घबरा के थप्पा लेके बैठ जाएंगे और कछुआ जीत जाएगा। इसलिए हमको
कछुआ की चाल करनी पड़ेगी। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि पंची सरकार से कहना चाहता हूँ, तो ढोलक मजोड़ा की सरकार से कहना चाहता हूँ कि आज हमारे बीच में समराता गांव के लिए, तो आम जनता के लिए और सर्व समाज के लिए अभी कह रहे थे मेरे आदरणीय कि हालत का साथ बालाजी जंगल और बालाजी जंगल की बहुत वीडियो देखता हूँ, नरेश भाई की बहुत वीडियो देखता हूँ, उनको हालत का शेर बताया जा रहा है, नरेश भाई का हालत का फायदा बताया जा रहा है। लेकिन ये मेरे पिता बोले हो, मैं आपकी सभा में आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ कि इस राजस्थान में रावण का राज हो रहा है। ये पंची सरकार है, ये बीजेपी मोदी रावण हो रहा है, अभी तीसरा लागू हो गया है, हम लोगों ने बोल दिया। लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि आपकी रावण का विनाश करने के लिए आपकी लंका में अमृत पैदा किया है, पैदा किया है। आप इस काम को नहीं कर सकते, हमारे बीच में हमारे अमृत हो चुके हैं। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बीजेपी जो सरकार है, ये राम ने जैसे मतलब राक्षसों को राज कराया, देवताओं को दबाया, इस तरीके से हमारी जनता को दबाया गया है। लेकिन उनको ये पता नहीं, अभी अमृत भी जिंदा है, हनुमान भी जिंदा है, तो राम लक्ष्मण भी जिंदा है, लेकिन आपकी अन्याय को ये देख रहे हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे युवा साथियों, हमको ये मिला, आप सुनो करेंगे, हमने अभी तक जो आपको आएगी किसकी तरह समराता गांव और नरेश के भाई के लिए हमने कहा भी अपने अपने विचार रख दिया है। लेकिन इसका लास्ट डिसीजन कौन करता है? वो मजिस्ट्रेट करते हैं, और मजिस्ट्रेट कौन होता है? मजिस्ट्रेट को जो जनता चलते भेजते हैं, और जो मजिस्ट्रेट आप सब लोग हो सामने देखे हैं, फैसला आपके हाथ में है। जैसे आप निर्देश देंगे, हम आपके पीछे पीछे, हमारा मजिस्ट्रेट आम मिलता है, वो साथी है, क्रांतिकारी भाई है, सब समाज के लोग हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा हुआ साथियों से कि हमको जो भी निर्णय लेना है, हमको तेरे बुजुर्गों के माध्यम से लेना है। क्योंकि जब लंका में हमने रावण से युद्ध जीता भगवान राम ने, तो जब हनुमान जी को भेजा गया था लंका में, तो सभी उनके जन्म देता बेटा हनुमान जी आप में इतना बल है और जब मेहनत है, आप लंका में जाइए और माता सीता का पता लगा के आइए तो रावण को लेते हैं। तब तक हनुमान जी बोले नहीं, वो इसलिए नहीं बोले कि उनको मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। जब जाओ जी ने कहा एक चौपाई है, जाओ नंद के वचन सुनाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। जाओ मंत जी ने कहा कि हनुमान जी में ताकत है, लेकिन आप लंका में जाओ और इतना करके आओ कि लंका में माता सीता कौन सी जगह है और क्या लंका की रूप रेखा है, कैसे राक्षसों का महाराज है, कैसे मैं फेरादारी कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, अगर चाहते हो इस लंका को हनुमान जी माता सीता के लिए तो नीचे जाते तो राम को हनुमान जी भी खत्म कर सकते। लेकिन हमको जागरूक की सलाह से काम करना है। हमारे जागरूक मंच पे बैठे हैं, वो हमको जो मार्गदर्शन देंगे उनके साथ हम काम करेंगे। और ये मैं चेतावनी देना चाहता हूँ नरेश भाई के लिए, आप मेरे को ऊंचा हाथ करके विश्वास दिलाए माता रानी के दरबार में कि आप नरेश भाई समराता गांव के लिए दिल से तैयार हो कि नहीं? आप तैयार हो कि नहीं? मरने मारने को तैयार हो कि नहीं? अपने पिताजी के समय तैयार हो कि नहीं? अपने माँ बाप के समय मरने के लिए तैयार हो कि नहीं? अगर मेरा सुझाव मानने को गलत हो तो मेरे को भाई समझ के, छोटा भाई समझ के, नाना समझ के माफ कर देना। आज भी हमारी सलाह रहेगी कि मार्गदर्शन रहेगी, लेकिन मैं प्रशासन को राजस्थान सरकार और बीजेपी सरकार के मंच के माध्यम से सवाल उनको ये निमंत्रण देना चाहिए। हम लोग चेतावनी देते हैं कि आज अगर हमारे भाई को तारीख से पहले 15 तारीख से पहले नहीं छोड़े तो देश के किनारा जो प्रधानमंत्री है बना लगाने वाला तो
गाड़ियां अमृत का तेल हो गया। अगर अमृत का तेल आदमी गंगा साहब को मानते हो तो ये अमृत का तेल का कभी हत्या न बने, हिंदू न बने, लेकिन नरेश भाई समानता के लिए देश का प्रधानमंत्री जा रहे हैं। उससे पहले हमको एक मोटिवेट करिए, अगर हमारे समाज पर गए तो नरेश भाई को जेल से रिलीव नहीं किया था। ये मैं आपसे कसम खाना चाहता हूँ, आप हमारे साथ एक महीने अगर नहीं तो सारा मत कीजिए मेरे जीता करने से नहीं है। आप क्या सब समाज को ये तीन वगैरह संस्कृति में आपको उनको पता नहीं है, इसकी कसम पता चल रहे हैं। हम फोन पे सोशल मीडिया में नहीं है, मैं बीजेपी सरकार हमको ऐसे नहीं बताया, हमारा पंथ चुनाव उसको बंद करा दिया, हमारा जो पेपर चुनाव उनको पता नहीं है, हमारे जो अधिकारी सफल लेने वाले थे उनको दबा दिया है। लेकिन हमको किसी भी प्रकार से डरना नहीं है। अगर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, अगर उससे पहले हमारे नरेश भाई को दिया करो तो समाचार न्याय मिल जाए तो हम आंदोलन नहीं करेंगे। नहीं तो इसके बाद हम आपको चौथा में देने मुझसे वापस राजस्थान में आ जाएगी, एक पूरे राजस्थान में लोग हमारे इस आंदोलन का हमें नेतृत्व करने हमारे बीच आ गए तो ये न किसी सरकार से लेंगे न किसी प्रशासन में लेने वाला है आगे। इसलिए हमारे गुंजन साहब राजेंद्र जी भारद्वाज जी कोटा से गुंजन साहब के साथ बना रहे आपसे निवेदन है। अगला वक्ता के वक्त में मैं आमंत्रित करूंगा और मेरा वक्ता से विशेष आग्रह भी है, कृपया आप अपने शोर शब्दों में संक्षिप्त में सुरेंद्र जी चौधरी जयपुर से हमारे बीच बना रहे हैं, किसान संगठन के प्रतिनिधि है जयपुर के अंदर, आपसे आग्रह आप प्रदान करते हैं। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि बहुत दिन हो गए इस देश की आजादी की लड़ी, लेकिन वास्तविक रूप से गरीब शोषित पीड़ितों को आजादी नहीं मिली। किसान आंदोलन में गए राजस्थान हरियाणा और महाराष्ट्र में एक साल तक चलेगा साथियों, एक साल से जो चलते चल रहे हैं, ये हम सबको सोचने की जरूरत है। मैं कहना चाहूंगा जमीन चल चुकी है, आसमान बाकी है, जमीन चल चुकी है, आसमान बाकी है, चूंकि कोई तुम्हारा इम्तिहान बाकी है। एक बात अब की बार पुलिस सेना किसी का मकान गिरवी तो किसी का लगान बाकी है। साथियों, लोग कहते हैं कि बेटी को मारोगे तो कौन कहां से लोगे, मैं कहता हूं किसान को मारोगे मोटी कहां से लाओगे, मोटी कहां से लाओगे। साथियों, देश में इंसान उस अत्याचार में उस अत्याचार के बारे में कहना चाहूंगा, मैं उस समय भी मेरे साथ के साथ था। और अब कहना चाहूंगा कि जो इस पंचायत का निर्णय होगा, पंचायत का निर्णय वो एक बड़े बुजुर्ग करेंगे, उसको
उसके लिए जयपुर से तोड़ तोड़ कर मेहनत करेगा, 24 घंटे मेहनत करेगा और जहां आपका पसीना गिरेगा वहां आपका खून गिरेगा। साथियों मैं कहना चाहूंगा कि लिख रहा रमजान उसका आकाश फैलाएगा, लिख रहा रमजान उसका आकाश फैलाएगा, मेरे लोग का हर एक कतरा इंतजार लाएगा। मैं चिल्ला रहा हूँ या मैं रहूं, लेकिन मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सलाब आएगा। इनकलाब जिंदाबाद। साथी में सामाजिक सुधार की बात कहना चाहूंगा, हमारा समाज तभी आगे बढ़ पाएगा जब हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और जो मृत्युबोध सूत्र वगैरह है जो शादी विवाह खर्च करते हैं उन पर हमें रोकथाम करनी होगी और सरकार का पैसे इनकलाब जिंदाबाद, माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो वीडियो कॉलिंग सभी को धन्यवाद। शांति बनाए रखे, अपना स्थान नहीं छोड़े। इसी कड़ी में अगले वक्ता के रूप में मैं बुलाना चाहूंगा उस झांसी की रानी को जो सम्राट का गांव में अपने बेदाग आवाज के लिए पूरे राजस्थान उसको जान चुका है। धनचित्रा मीना उनको आमंत्रित करूंगा, आप मंच पर आइए। सम्राट का गांव का आंखों का हाल धनचित्रा आपको इस मंच के माध्यम से सुनाएंगे। धनचित्रा मीना बोल रही हूँ, बोले उनके सब हमारे गांव के लोगों को सब लोगों को ये कि देवघर से मेरा घर में जोड़ा जाएगा। डेली यहाँ पे 50 किलोमीटर पड़ती है और ये हमारा 50 किलोमीटर पड़ता है। यही बात मेरे डॉक्टर से बोली थी सर ये हम जनता को उनसे हर दौरान को उनसे पैसे लेने आ रही है। ये बोला वाला है ये बोले बहुत करो उनके सब वही ये हम हमारे के पैसे लेते हैं हम बार बार तेल बना के जल्दी कर सकते ऐसे बोले क्यों करना चाहिए बोले सरकारी सरकारी नौकरी वोट देने का सब किया जाएगा। मेरे पास कुछ भी नहीं है मैं वोट नहीं बोले करना पड़ेगा आपको हटाया जाएगा। सर मैं अकेले कोई कमाने वाला नहीं है, इसी वजह से मैं पहले से करूंगा मेरे पास वोटर आईडी कुछ नहीं है, वोटर आईडी सर बिना वोटर आईडी का वोट मिलेगा। मेरा हाथ पकड़ कर लोग नहीं मिलेगा तो टीचर के बोला सर आम आदमी हो तुम इनके वोट बिना वोटर आईडी के वोट नहीं मिलेगा। वो भी क्या बोलता है सर मेरे को पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं अमित चौधरी हूँ, तुम इसकी पर्ची निकालो और इनका वोट दिलाओ। वो भी डरने लगा है सर और पर्ची निकाला फिर मेरा वोट किया। उसी टीचर को ऐसा ही बोला। उसके बाद में हमने वोट किया। उसके बाद में गांव आम जनता की किसान था, मैंने उसको बोला सर एक किसान है इसका वोट मत लो नहीं तो अभी बात अपनी मर जाएगी अपन कहीं बोला जितना मेरा कुछ भी नहीं होगा। हम तो सर मानो तुम्हारे पैर पड़ते मैं तुमसे ढोक मांगती इसका वोट मत डालो। वो भी तेरी उसने नौकरी का भूलता उनको मैं एडीएम जी मेरा पावर है। मैंने बोली सर तुम्हारा पावर अभी निकल जाएगा। फिर मैंने उनसे ये कहा इसका वोट बोला इसका वोट में प्रक्रिया चालू
हमारे बेटे से सवाल किया अब तो हमारा काम हम जाने हमारा घर जाएगा बोले हम नहीं जाएंगे हम तो आरी पुलिस प्रशासन सब हाथ जिले पुलिस का काम भी सुनाया ना इस बार जाएंगे हम मानने का हम क्या करना है लगेगी संगठन लगने के बाद हमारे लगे उनको खाना ही नहीं दिया उनको में लड़ाई चल रही है लड़ाई चल रही है वाला लोग के साथ मेरे लोगों को गाड़ी पकड़िया गाड़ी पकड़ने के बाद फिर लड़का कैसे कैसे निकाल के लेके एक लाला में फायरिंग चालू कर दी फायरिंग चालू करने के समय इधर आ रहा गोली लगी थी दूसरी बात ये लड़की थी भाई का समय मेरी बेटे को बहुत किसी से मैंने लगा बची गोली से अब गोली कैसे चला जैसे हमारा लगा इसके बाद पटिया है अब क्या क्या मारा वाला है ये बहुत केरल के चुनाव
कई गाँव से इलाका से जितने भी हमारे भाई देखिए आप इस उद्देश्य से आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं जहाँ तक समझता हूँ ये न्याय की लड़ाई है और एक तरह से धर्म युद्ध है आप लोगों। विशेष तौर से मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, क्योंकि प्रशासनिक सेवा का काफी लंबा अनुभव मेरा रहा है, 35 साल का। चीफ सेक्रेटरी के रूप में मैंने पहले से काम किया, मुख्य चुनाव आयुक्त के पहले का रहा 3 साल। मुझे जो समस्या आया है इस पूरे प्रकरण में, मैंने मेरा वीडियो डाला था शुरू में, आपने देखा होगा उसमें मैंने प्रक्रिया से कुछ चीजें आप सामने रखी, कहाँ किससे कितनी गलती हुई है। चाहे हमारे मित्र नरेश जी के तरफ से, चाहे पुलिस की तरफ से, चाहे डीएम की तरफ से, चाहे एसडीएम की तरफ से, किसने कहाँ क्या कर प्रक्रिया है चुनाव की, उसमें मुझे जो लगा वो ये कि जो पहले क्षेत्र में मैंने बताया था वो अगर वहाँ एसडीएम साहब की तरफ से जो कार्यवाही हुई वो अगर नहीं होती तो शायद नरेश जी को गुस्सा नहीं आता है, वो थप्पड़ साइज नहीं पड़ता। लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत किसी को भी चुनाव जो पोलिंग बूथ होता है उसके 100 मीटर की बाउंड्री होती है, 100 मीटर की, उसके आसपास चाहे कोई लीडर हो, अधिकारी हो, किसी भी लोगों तक जबरदस्ती भय पैदा करके उसके ऊपर दबाव डाल के वो वोट नहीं करवा सकता। चुनाव एक धारा बहुत सख्त है और उसमें 123 धारा, उसमें तमाम चुनाव जो अपराध है वो उसमें लिखे गए। शायद हमारे लोग के वहाँ उनको बेटी से उनको तुरंत डालनी चाहिए, क्योंकि अपराध किसी भी जबरदस्ती दबाव डाल के भय पैदा करके जो सरकार करने के लोगों को उन्होंने धमकी लगाई थी, तो लोग उसको एक डालना चाहिए और अगर आप इलेक्शन के कमीशन लगाते हैं कोर्ट में तो ये चुनाव रद्द भी हो सकता है, क्योंकि चुनाव रजत आया उसको 45 दिन के अंदर इलेक्शन पेटिशन लगती है कोर्ट में। कोर्ट में आप इस चीज से क्योंकि आपके पास बहुत ही शक करते हैं, बहुत मजबूत साक्षी है, पूरा गांव है, वो जो कार्रवाई हुई है खुद एसडीएम ने इस बात को कबूल किया है, वीडियो में डाला था कि उसी ने इस बात को कबूल किया है कि उसको डीएम ने वहाँ वोट डालने के लिए भेजा। वो जो बॉयकॉट होता है उस बॉयकॉट को फेल करने के लिए एसडीएम को विशेष तौर से भेजा गया था, क्योंकि एसडीएम एरिया मजिस्ट्रेट होता है, उसका काम वोट डलवाना नहीं होता। वोट डलवाने का काम केवल वहाँ की पोलिंग पार्टी करती है। जो वहाँ का प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वो 3 पोलिंग ऑफिसर होते हैं, उनकी मदद के लिए पोलिंग स्टेशन के अंदर बीएलओ होता है, बूथ लेवल ऑफिसर। एसडीएम का काम केवल पुलिस की मदद करने के लिए लोग एक ऑर्डर मेंटेन करना है।
लेकिन उसने वो काम ना करके दूसरा काम किया इसके खिलाफ तुरंत कानूनी रूप से अपराध है। धारा 123 जो कानून है उसमें इसको इलेक्टोरल ऑफेंस यानी कानूनी अपराध माना गया है। जबरदस्ती अगर कोई वोट डलवाता था यही आधार आपसे चुनाव को रद्द करने का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन अब मुझे ये मालूम नहीं कि नरेश जी के सलाहकार कौन है, उनको कौन गाइड करता है, क्योंकि युवाओं का जोश तो बहुत है आपके साथ। और आप जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते थे वो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जोश को दिखाता है। लेकिन आपका ये इनकलाब कहाँ तक आगे जाएगा, क्योंकि तो राजनीतिक आपकी लड़ाई है। दूसरी लड़ाई आपकी कानूनी है जो कि कोर्ट में है। धारा आपके ऊपर बहुत ही सख्त लगाई गई है 307 की। अटेम्प्ट टू मर्डर होता है। अब अटेम्प्ट टू मर्डर के साक्षी उसके सबूत वहां पुलिस के पास है या नहीं, क्योंकि 307 की धारा बहुत गंभीर अपराध माना जाता है। लेकिन मुझे जहां तक मालूम है किसी ने किसी तरह का कोई वहां पे इस तरह का काम किया हो, अटेम्प्ट टू मर्डर या पुलिस में अटैक किया हो, ऐसा कोई साक्ष्य अभी तक सामने नहीं आया है। क्योंकि ये कानूनी लड़ाई है, वकील इसको कोर्ट में लड़ेगा। दूसरी जो धाराएं लगी है उनमें सजा बहुत कम है, लेकिन चूंकि अरेस्ट करने के लिए पुलिस को एक ऐसी धारा का सहारा लेना होता है जिसमें 7 साल से ज्यादा की सजा हो। अब नया जो कानून आया है उस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जा सकता अगर उसने ऐसा अपराध किया हो जिसकी सजा 7 साल से ज्यादा ना हो। इसके जानबूझ के 307 की धारा इसमें लगाई गई है, इससे कि नरेश का जो अरेस्ट हुआ है उसको जस्टिफाई किया जा सके। ये जानबूझ के लगाई गई धारा है, इसका कोई आधार नहीं है, लेकिन ये कानूनी लड़ाई है और आपको कोर्ट में लड़नी पड़ेगी लड़ाई। और पुलिस को इसके लिए अपना पक्ष कोर्ट में रखना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह के सबूत वहाँ गाँव वालों ने दिए हैं, जिस तरह की कोई वो चीज वहाँ पे हुई नहीं थी और जिस तरह से गाँव के ऊपर अत्याचार किया गया है वो तो शायद आप लोगों सभी ने बता दिया है। मैंने भी मेरे वीडियो में जब कोई भी नहीं था, केवल थप्पड़ की बात चल रही थी उस दौरान, तब मैंने वीडियो डाला था जनता को बताने के लिए थप्पड़ के पहले और थप्पड़ के बाद कितने गंभीर अपराध वहाँ हुए हैं इसके बारे में मैंने बताया। क्योंकि कानूनी रूप से पुलिस इसमें बहुत गंभीर त्रुटियां कर सकती है। इसमें एसडीएम की तरफ से बहुत गलती हुई है, डीओ की तरफ से बहुत गलती हुई। आपको सीओ के समक्ष में वकीलों को कहा कि आप सीओ को और चुनाव आयोग को अपनी पेटिशन जरूर डालें। कानूनी जितने भी कानूनी पक्ष है उनको सहारा देकर अपना कानूनी पक्ष आपको मजबूत करना है कोर्ट में और चुनाव आयोग के समक्ष आपको सारी चीजें ये डालनी है। अभी भी जो लड़ाई आपकी जारी है और गांव वालों को जिस तरह से उनके ऊपर अत्याचार हुआ है पूरे इंडिया का मीडिया ने पूरा इसको पक्षपात तरीके से दिखाया है। सोशल मीडिया ने पूरी चीजों को दिखाया है। जितना भी कानूनी पक्ष होगा तो मेरी तरफ से आप लोगों को इसके बारे में अगर से कोई पूछेगा तो जरूर बताता रहूंगा, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया जो चुनाव संबंधी है इसमें बहुत बड़ी गलतियां प्रशासन की तरफ से भी इसमें हुई है। क्योंकि थप्पड़ एक छोटी सी घटना थी, गुस्से में आकर उसने मार दिया एसडीएम को, लेकिन एसडीएम ने जो अपराध किया उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं दिया था, इसलिए मैंने उसकी तरफ से लोगों का ध्यान आकर्षित किया था कि वो नौबत क्यों आई। और उसके बाद में जिस तरह के छोटे से अपराध के लिए पूरे गांव के ऊपर अत्याचार किया गया ये बिल्कुल ही न्याय संगत नहीं है, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। पूरा समाज, पूरा राजस्थान सर्वसारा इस बात से कि पुलिस की जो कार्रवाई हुई है वो अंग्रेजी हुकूमत में हम सुना करते थे कि इस तरह पुलिस अत्याचार करती है। गाँव वालों का इसमें कोई दोष नहीं है। गाँव वाले प्रजातंत्र में अपने मांगों के लिए धरना भी देते हैं, प्रदर्शन भी करते हैं, लेकिन गाँव वालों को ऊपर इस तरह का अत्याचार करना शायद किसी भी दृष्टि से इसको न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता। तो खुद इस बात को देख के जिस तरह के वीडियोज में आए पूरा दिल दहलाने वाली घटना है। आप लोगों का जो सपोर्ट नरेश के साथ रहा है वो उसके लिए बहुत बड़ी सहायता है। मेरा युवाओं से यही कहना है कि अब जो लड़ाई आपकी है कानूनी लड़ाई, इसलिए अनावश्यक रूप से तो गाली गलौज ना करें किसी से।
सरकार से बात करने के लिए, क्योंकि हम बैठे हैं सरकार की शुरू से बात करिए, क्योंकि आजादी की अल्टीमेटली आपको शांति से, सद्भावना से, अहिंसा से और बड़े तरीके से आपको बात करके सरकार से आपको न्याय की मांग करनी है। आंदोलन करना, नारेबाजी करना, लोगों को उकसाना, जोश भरना, ये एक हद तक ठीक है, लेकिन सरकार से अगर बात करेंगे हम उनसे तो जरूर न्याय मिलेगा, मेरा ऐसा विश्वास है। क्योंकि ऐसा नहीं कि सरकार पूरी की पूरी अंधी है, सरकार में कुछ अच्छे लोग हैं जो न्याय का पक्ष लेंगे, न्यायालय भी जरूर सुनेगा हमारी बात। इसको ढंग से अगर हम रखेंगे तो हमारे लोगों को जो मिलते हैं, गाँव के लोगों को मुआवजा मिले, ये कोई बात है। अगर आपकी सरकार में विश्वास नहीं है तो दो रास्ते मैंने बताया थे आपको, या तो जुडिशियल इंक्वायरी की मांग करो, न्यायिक जांच इसकी पूरी होनी चाहिए, जो भी तथ्य, जो भी बयान किए जाएंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्डिंग होगी। यहाँ आप जो प्रशासनिक इंक्वायरी हुई है, शायद आप बोले उसका आधार ना लिखे, रिकॉर्ड ना करें, जुडिशियल इंक्वायरी में जज के सामने जो भी, चाहे चित्रा बोले, चाहे गाँव का कौन बोले, सारी चीजें लिखी जाएंगी और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। या आप सीबीआई की जांच की मांग करिए, क्योंकि सीबीआई की जांच में पूरे तथ्य आपके सामने आएंगे और पुलिस के तरफ से क्या करना हुई, प्रशासन की तरफ से क्या हुआ, हमारे बच्चों की तरफ से थोड़ी बहुत जो भी गड़बड़ी हुई है, वो सारी चीजें उसमें आ जाएगी। और मेरा मानना है कि इस देश में ऐसा नहीं है कि पूरा कलयुग है, अभी भी धर्म बचा है, अभी भी न्याय बचा है। आप लोगों की सभी मांग, आप लोगों की आवाज इस शिक्षा दबाई नहीं जा सकती। प्रहलाद जी को मैं सलाह करता हूँ कि जब कांग्रेस के लीडर सारे अंडरग्राउंड हो, जिनकी रात दिन नरेश जी गीत गाते थे, चाहे सचिन पायलट हो, चाहे मुरारलाल मीणा हो, चाहे हरीश मीणा हो, चाहे अशोक गहलोत हो, सारे अंडरग्राउंड हो गए। मैं भी कांग्रेस का सिपाही, मैंने कांग्रेस ज्वाइन करा, लेकिन जब न्याय की बात होगी, नीति की बात होगी और नैतिकता की बात होगी तो जरूर समाज के साथ आप लोगों के साथ खड़े हैं। इस तरह का लीडर हमको चाहिए जो आपको नेतृत्व दे सके और न्याय दिला सके। फिर से मैं एक बात कहूँगा कि अनावश्यक रूप से गाली गलौज आप कोशिशें न करें, सरकार तक आपकी बात जरूर पहुँचाएंगे, क्योंकि बीजेपी साहब खुद मेरे बैचमेट है, यहाँ के जो पुलिस के बीजेपी है उनके लंदन साहब बहुत महत्वपूर्ण है और मेरे बैचमेट है, जरूर सुनेंगे हमारी बात। लेकिन क्योंकि मुझे भी तो आपको ऑथराइज किया हुआ है, मैं आपका प्रवक्ता हूँ, न मुझे पार्टी को ऑथराइज किया, मैं तो एक समाज के नाते, एक व्यक्ति के नाते, मानवता के नाते, धर्म के नाते मैं आपकी शादी में आया हूँ। जो मेरा अनुभव है, सरकार का मेरा अनुभव है, चाहे चुनाव प्रक्रिया के बारे में हो, चाहे और प्रक्रियाओं के बारे में, चाहे न्याय प्रक्रिया के बारे में, जितना मेरे से बन सकेगा मैं आपको जरूर मदद करूँगा। थैंक यू। जय हो। धन्यवाद। इसी कड़ी में अगले वक्ता के रूप में हमने आमंत्रित करूंगा गोपाल जी केसाई, पूर्व राज्य मंत्री जो हमारे देश के बारे में आपसे आग्रह है आप आकर इस विशाल महासभा को संबोधित करें। गोपाल जी केसाई साहब मंच पर उपस्थित आदिवासी मीना परिषद के प्रदेशाध्यक्ष बड़े भाई दुनिया जी, हमारे छत्तीस कौम के किसान नेता बड़े भाई आदरणीय प्रहलाद जी, प्रहलाद मीणा जी, चित्ता मीणा जी, तमाम 36 कौम की मंच पर विराजी सवारी और मेरे सामने बैठे हुए तमाम 36 कौम के लोग आज इस हिंदी और बड़ी सरकार को ये दिखाने के लिए आए हैं कि आप एक नरेश मीणा को गिरफ्तार करके जेल की सेवा में बंद नहीं कर सकते। आप अपने कानून को करना चाहते अंग्रेजों की तरह आदिवासी 36 कौम के लोगों पर आप कहने से हमारे बच्चों को नहीं पीट सकते। ये मंच इसको कहा जा रहा है, ये मंच मैं कहना चाहता हूँ सरकार के नुमाइंदे जो यहाँ पर प्रशासन और खुफिया तंत्र और आर्मी लगी हुई है, आप सूबे के मुख्यमंत्री बनने को कह रहे कि आप अभी तक आपने जिस एसडीएम में चुनाव में
हमारे पूर्व स्पीकर ने बिल्कुल चुनाव आयोग की बारीकी पर जो अपनी बात कह रहा है बिल्कुल सही रखा है। सबसे पहले एफआईआर होनी चाहिए एसडीएम पर और निश्चित तौर पर जिस तरीके से बिल्कुल सही कहा है कि जब आता है सभी राजनीतिक दल इस किसान को आदिवासी मैं कहना चाहता हूँ नरेश अच्छी तरह से काम कर रहा हूँ। नरेश यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन नहीं मिलता था से टका जाता था और पुलिस का मैं जानता हूं नरेश मीणा और ये सरकार जिस तरीके से षड्यंत्र रच के इस प्रदेश में युवा की आवाज को दबाना चाहती है वो कान खोल के सुन ले। कभी आवाज को दबा नहीं सकते। हम भगत सिंह के आदेश मानते हैं और नरेश मीणा भी भगत सिंह के आदेश मानता है। ये आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं मन से। ये चिंता ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं मुमिया साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तब हमने देश मीडिया से भी कहा कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले हमें मजबूर न करे कि हमें सरकार को करना पड़े। हम गांधी को भी मानते हैं, अम्बेडकर को भी मानते हैं और भगत सिंह को भी मानते हैं। लेकिन आपने इस 21वीं सदी में आपने जलियांवाला बाग की याद दिलाई। जिस तरीके से जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों का गोलियां चलाई आपने इस कानून के अंतर्गत संभाला के अंदर बड़े घुसकर आपने हमारी माताओं और बहनों की इज्जत को बर्बाद किया। आपको किसने दिया इसका मतलब आप संविधान पर नहीं करता है। मैं कहना चाहता हूं इसलिए को शायद आपने सही रूप से संविधान को नहीं पढ़ा और जिस तरीके से मीडिया और सोशल मीडिया में उस इसलिए जो चक्कर के सामने आया है मैं कहना चाहता हूं नरेश मीणा को यह पता नहीं है। आपने उसकी आवाज को दबाने के लिए वो 36 कौन के लिए लगा था, वो समाज के न्याय के लिए लगा था। आपने एक मां के न्याय को जेल की सजा के पीछे डालकर आवाज लगाता है। मैं कहना चाहता हूं क्योंकि कार्यक्रम में सुन ले ये आपके प्रशासन को बोल दे ये 36 कौन है ये चंद्र पूरे राजस्थान नहीं पूरे देश में आया। जब ये जमानी सीमा चलेगी उधर तूफान आएगा। निश्चित तौर पर नरेश मीणा की आवाज आप नहीं लगा पाए वो न्याय की आवाज थी। आप सरकार किस तरीके से आवाज को बढ़ाना चाहता है। मैं भाई प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं आज तक मैंने देखा था कि मुझे कांग्रेस पार्टी का नया पूछा करने को ठीक है वरना मैं सम्राट छूंगा। आज सम्राट का परिचय हमारी मुझे साथ याद चाहता हूं। मैं जो आपके सामने बोल रहा हूं मैंने भी कांग्रेस को मानता हूं जिस कांग्रेस को मुझे मंत्री बनाया। लेकिन मैंने बनाया का नाम से कहा उन्होंने बात को नहीं माना और हमने कहा कि महापंचायत गोपाल जाएगा और सब कुछ इसी तरीके से सरकार हमारे सैनिकों को देंगे और मैं कहना चाहता हूं
मेरे पूर्वजों ने कहा है 2028 में हम उनके लिए भी कमजोर करेंगे। ये निश्चित तौर पर मैं अगर इस बात से सहमत है तो दोनों निश्चित तौर पर हम दिखाई देंगे और न्याय करके लड़ने वाले ये तमाम नेता आपके लिए लड़ेंगे। घूमने साहब जिस दिन से ये कानून अब से हमें घूमने साहब चुनाव आयोग हो, अनुसूचित आयोग हो, सरकार हो, अधिकारी हो, हमें जरूरत है ऐसे मन के तरीके से तमाम क्या मतलब है राजनीतिक क्या मतलब है आज हमारे आंख नहीं पहुंच सकते, हम हमें संकट में रहते हैं, हम हमें रहते हैं और जब आप लेते हैं मेरे बेटे ने साथी इतना ज्यादा टाइम नहीं था और 5 साल बाद आप चुनाव जीत कर जाते हैं। उनकी 300 गुना संपत्ति कैसे बढ़ाते हैं, बस संपत्ति का और उनके लिए जनता देते हैं ना कि से आता है ना कि से आता है वो प्रॉपर्टी आपकी वोट से आता है। मैं कहना चाहता हूं निश्चित तौर पर संकल्प लेते हुए राजस्थान में इसके लिए धन्यवाद। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा आज की समाज पंचायत के मुख्य आकर्षक के अंदर मुख्य वक्ता हर एक पद से और सम्मान के पद पर देता पहला नरेश भाई को देते हैं, किसी दुनिया के बारे में देते हैं, इन लोगों का इसलिए आप शुरू करेंगे अफगानिस्तान नहीं छोड़े। इस महापंचायत से क्या होने वाला है किशोर समाज का करेंगे, आप समय का इंतजार करें और अफगानिस्तान को नहीं छोड़े। अगले हफ्ता के रूप में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे बैराज की मिया जो जिला अध्यक्ष जिले के पिछले 8 दिन से छोड़ के आसपास के लोग मिल रहे हैं के लिए ऐसे जरूर कार्यकर्ता उद्घाटन का नेता के आमंत्रित करना बोलिए माता की, बोलिए मेरे
पवित्र मंच पर विराजमान भैरवलाल मीणा जी, जो यहाँ मीणा संस्थान के अध्यक्ष हैं और इस सभा को भी अध्यक्षता आप कर रहे हैं। आपके साथ में हमारे बीच में प्रदेश आदिवासी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष माननीय केसी गोवर्धन जी, जो हमें लंबे समय से मार्गदर्शन करते हैं। आप सबके बीच में, हमारे बीच में जो विराजमान है आपके टीकाराम मीणा जी, जिन्होंने आपको पता है जब हम 13 तारीख को पिट रहे थे संग्रामपुरा गांव में, उसके बाद वीडियो जारी करके कानून के तौर पे हमें मत दी कि एसडीएम सरासर कानून का उल्लंघन कर रहा है। इसका हक, इसका कानून और इसकी ड्यूटी पोलिंग में जाने की नहीं होती है। ऐसे तमाम हमारे साथी, हमारे बुजुर्ग और हमारे अनुभव देने वाले लोग विराजमान हैं। नरेश भाई के पिताजी यहाँ पर विराजमान है। हमने उनको भी फोन करके बुलाया और वो इसलिए बुलाया कि ये देश के अंदर एक क्रांति, ये देश के अंदर क्रांति 13 तारीख को 13 नवंबर को सम्राटपुरा गांव से शुरू हो गई और पूरे देश में रुकने वाली नहीं है। ऐसे वीर को जन्म देने वाले कल्याण जी मीणा साहब को मैं नमन करता हूँ। आप सब ताली बजा करके स्वागत करें। आप सबके बीच में बहन चित्रा जी की बेटी, जिनको जब वहां घटनाएं चल रही थी, रात के 12 बज रहे थे, हम एक दूसरे की चीख पुकार सुन रहे थे, किसके लगी किसके नहीं लगी, लेकिन बहन चित्रा मीणा जी के लगी, बहन चित्रा मीणा जी के सारे गांव के लगी, लेकिन सारी बहन हमें पूछ रही है भाई आपके तो नहीं लगी। मैंने की बहन आपके लगी तो हमारे लगी है और हम लोग जब तक नहीं सोएंगे और मैं समाज को सोने देंगे, इस मानव समाज को सोने देंगे, जब तक आप लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। ऐसे हमारी मूर्तियां सारे आपके बीच में हैं और हमें जरूरत है इस महाभारत के भीम की। हमें महाभारत के भीम के अलावा हमारे एक से एक बड़े अनुभवी योद्धाओं के उसमें आपके बीच में आबादी से विराजमान है मेरे बड़े भाई और प्रहलाद मीणा और प्रहलाद मंडल के लिए ताली बजाया आप सब, जिन्होंने हमने जब तक हमें इजाजत नहीं मिली, सभा की परमिशन नहीं मिली, फिर भी हमने फोन किया। उन्होंने कहा मैं शपथ तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं सेहा साहब के बीच में आऊंगा और वो आए और उनको विश्वास आपके वजह से हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। और मेरे सामने जो विराजमान है, मैं गदगद हूँ क्योंकि रात के 12 बजे मुकेश जी प्रधान सवाई माधोपुर और आपके प्रहलाद मीणा एसडीएम साहब हमारी परेड करवा रहे थे। पूछ रहे रेल तो नहीं रोकोगे, पानी तो नहीं रोकोगे, कितनी भीड़ आएगी। मैंने की आप हमें चाहे यहीं बैठाए रखो, चाहे परमिशन दे दो, हमारी सभा होगी और हमारी सभा की संख्या का हम नहीं कह सकते क्योंकि नरेश मीणा सर के दिल में बसा हुआ है। हमारा टाइम, हमारी जिम्मेदारी तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम आप सबको आमंत्रित करें और आप सब हमें दिशा दें। न्याय मिलना चाहिए क्योंकि अन्याय पूरा चरम पर है। आप सबने देखा होगा 1.5 साल से पूरे विश्व में जो लड़ाई चल रही थी रूस और यूक्रेन की, आपने इस पवित्र धरती पर पहली बार वो गोले चलते देखेंगे जो टीवी में रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहे थे। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कानून की बात करती है, कानून पालन करने की बात करती है। मैं प्रहलाद मीणा हूं, मुझे बहुत पहले ऐसा लगा गुंजन साहब कि भारतीय जनता पार्टी देश को परम वैभव को ले जाने के लिए काम करती है। आप सबको बताना चाहूंगा पिछले दिनों में करौली का जिला अध्यक्ष था किसान मोर्चे का, मेरी धर्मपत्नी आपकी बेटी वो भी जिला अध्यक्ष थी महिला मोर्चा।
मैंने बीजेपी का अत्याचार लंबे समय तक देखा और उसके बाद में आपके विधानसभा का 2023 का चुनाव का रिजल्ट 3 दिसंबर को आया था। मैं आप सबको प्रहलाद मीणा ने 2 दिसंबर को इस्तीफा दे दिया भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि उसका नाम परम गौरव की ओर नहीं है, माता बहनों के सशक्तिकरण का नहीं है, युवाओं को रोजगार देने का नहीं है। उनके पास केवल और केवल राज करने का है। अमित शाह जी बड़े चालाक है। जब कोई महात्मा बलात्कार में फंसता है और उसके अनुयायी देश के अंदर 50 लाख लोग हैं, खान साहब, और जब वोट देने का टाइम आता तो वो पैरोल पर आ जाते हैं। ये खाता कानून है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, अगर आप सबकी ताकत रही तो भारतीय जनता पार्टी का एक नेता नहीं बच पाएगा जिन्होंने बलात्कार नहीं कर रखे। मैं साक्ष्य दूंगा भारत माता की कसम। मैं नाम से बता देता हूं, आपके सारे केंद्रीय मंत्री, आप नरेश भाई की चौपट की बात करते हो। आपके बगल में चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी जी और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष रहे, उन्होंने कई बार कर्मचारियों के झापड़ दिए। वो कर्मचारी मेरे से जुड़े हुए, आपको साक्ष्य दूंगा। मैं केवल और केवल कानून की बात करूंगा। कानून आपकी ताकत है। कानून का कोई हनन कर रहा है और हिटलर शाही कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी, और दूसरे नंबर पे तो हिटलर शाही कर रही है अपने खजाने को बचाने के लिए है तो कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उसके माल पे आंच नहीं आनी चाहिए। दोनों बहन बराबर। मैंने मीडिया के डिबेट में भी कहा था, तू काका की हुआ की दोनों बहन बराबर की है। सरासर अत्याचार हो रहा है। अब आप सबको पता है, क्योंकि जिसकी जड़ एक बहुत बड़ा पटेल होता है, पानी चला दो थोड़ा सा, बहुत बड़ा पटेल होता है गांव में, और वो बहुत बड़ा आबादी बनाता है उसको। उसके बाद में क्या करता है, हत्याओं के लिए, अपराधों के लिए ठेके लेने लग जाता है। हाथ खड़े करे सारे लोग, क्योंकि हमने उसको बराबर का नहीं समझा, उसको भगवान समझ लिया। सेब लेना था, लेकिन आप सबको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ा कोई अत्याचारी शासन न तो मुगलों का हुआ, न राजाओं का हुआ, न अंग्रेजों का हुआ, न और आर पार चले जाओ किसी का नहीं हुआ। दूसरी बात मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूं नरेश भाई को, 2007 में 14 जुलाई को करौली की धरती पर एक सामाजिक मीटिंग हुई थी, जिसमें 5 लाख लोग एकत्र के मार्च की धरती पर आप सबने साक्ष्य लिखा है। नरेश भाई को मैं इसलिए पहचानता हूं, क्रांतिकारी इसलिए मानता हूं, क्योंकि वो 16-17 साल की उम्र में उस मीटिंग में गया, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मुझे लगा कि जब जब देश में अपराध होते हैं तो कोई क्रांतिकारी जन्म लेता है, और वो साधारण असाधारण आप सबके बीच में ही होते हैं, तो वो असाधारण आदमी है, ये निश्चित है। तो आप सबको मैं बताना चाहता हूं, ये क्रांति चल पड़ी क्योंकि इस अपराध का आपका पक्ष है। कांग्रेस बीजेपी में इतनी ताकत है कि एक टिकट के लिए अच्छे आदमी से हजारों करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 50 करोड़ रुपए लेती है टिकट के लिए। अरे भाई, तेरे टिकट में और तुम्हारे भोलापन में इतनी ताकत है तो जनता के बीच में उनियारों में टिकट के बाद वोट लेने क्यों आते, विधानसभा क्यों नहीं जाते, ताली बजाओ। ये आप सबको संकल्प लेना पड़ेगा। अगर कोई ताकत है तो आप सब में है, क्यों नहीं चाहते आप लोग? कोई कांग्रेस में ताकत नहीं है। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मेरे सीनियर नेता बोलेंगे, मेरे तो कतरत है सीना इसी बात पे। तो भाई सहयोग थे, मुकेश जी प्रहलाद मीणा रात को उगाड़े कपड़े में एसडीएम के यहाँ बैठे थे। हमें ये था पकड़ने के लिए आएगा राम जी, कोई नहीं आएगा, लेकिन राम जी में धड़ी सारे आ गए, इसलिए हम लोग तो कतरत है। अब आप जाना, आपका काम जाने, हमारा काम आपके बीच में था, हाजिरी देने का बोलेंगे। लेकिन मेरा एक ही निवेदन है, समय किसी का दास नहीं। अब सवाल नहीं करते तब भी समय गुजरता है।
आप नहीं जगते जब भी समय गुजरता, और आपका कोई भी कार्य नहीं करते तभी समय गुजरता। समय किसी का दास नहीं, बेदास बनाया करता है, और समय को जिसने पहचाना वह राज किया करता है, वह न्याय दिलाया करता है। ये ताकत आपकी है, ये समय है। तो आप लोग, मैंने सबकी मंशा ले ली है, 15 तारीख तक आज जो ज्ञापन लगेगा, 15 तारीख तक आप जो 7 लोग जेल के अंदर बंद कर रखे, हाँ कानून का कायदा कोई कहता है तो तुम्हें भी जेल जा सकते हैं, लेकिन 15 तारीख तक अगर ये सरकार उनको, मेरे भाइयों को, आपके बेटों को रिहाई करते हैं, तो आप सब 17 तारीख को सम्राटता में एक ऐसी सभा करें। मेरा निवेदन है, विचार आपको करना तय करेंगे। मेरा विचार है कि नरेंद्र मोदी सरकार नहीं है, कानून हाथ में नहीं लेना है, केवल सभा करनी है। हमें ताकत यह देखनी है कि नरेंद्र मोदी में ज्यादा वजन है कि हमारे न्याय में वजन है। ये चीज आप सब बिल्कुल विश्वास के साथ रखो। सारे लोग रणनीति बनाइए, और मैं जो भी बोला आप सबके लिए बोला, जो भी करूंगा आप सबके लिए करूंगा, नरेश भाई के लिए करूंगा, बहन चित्रा के लिए करूंगा, भाई मुकेश मीना का सरपंच है, ऐसा काम मैंने कभी नहीं देखा। आप सबके उससे मैं उस बस्ती को नमन करता हूं जो आपकी लाज के लिए रखी है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रहलाद जी। कालीराम जी मीना इंदरबा जो हमारे सदस्य है मंच पर लगा। इसी बीच अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करूंगा गौरीलाल जी मीणा, रिटायर्ड एडिशनल स्कूल अध्यक्ष, मेन सेवा संस्थान अखिल भारतीय मीणा धर्मशाला चौथ का बरवाना। आप पधारे और इस विशाल जनसमूह को संबोधित करें। जोरदार ताली बजाकर हमारे अध्यक्ष महोदय का मंच पे विराजे हुए क्रांतिकारी नेता प्रहलाद जी गुंजल, केसी गुंडिया जी, और टीकाराम जी, अनिल जी, और समापन और सबसे ज्यादा बाहर से दूर से पधारे हुए समाज के लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि यहाँ पर आप पधारे। मीना धर्मशाला की ओर से समय में और 2 बातें हो चुकी जो आपके सामने आ चुकी, तो मैं रिपीट करना चाहूँगा। इससे पहले एक मिनट का समय लेना चाहता हूँ, मैं इसके लिए सुनना चाहता हूँ। उसके लिए अवसर है, इसलिए मैं आसपास के गाँव के लोग पधारे में और सरसों की पूरी से बेचकर हम धर्मशाला का निर्माण करा, उसी तरह कराना चाहते हैं। तो इसमें आज बलरिया गांव में मीटिंग थी सुबह, वो जहाँ दान मिली थी घोषणा की। हाँ, तुम्हें ज्यादा जो इसकी शुरुआत हुई वो वहां से हुई। कलेक्टर ने और एसडीएम ने अपने नंबर बढ़ाने के लिए इस बात की एसपी को भेजा कराई जाए, जबकि एरिया मस्जिद का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का है, दूसरा नहीं है, वो दूसरों प्रसार करती है। अगर उनमें परिपक्वता होती, समझदारी होती, तो ये घटना नहीं होती। कलेक्टर को उनकी मांग थी कि कलेक्टर आए या लिख के दे। तो आजकल टेक्नोलॉजी के जमाने में वीडियो कॉल से एसएम के माध्यम से वहाँ के गाँवों को आश्वस्त करके इससे भेजा जा सकता था। रही बात की तो बात करते, तो ये परिस्थितियाँ अपन माननीय जैसा आप अपराध बता चुके हैं। फिर दूसरी बात, मैंने जब इसके बारे में मुझे विश्वास नहीं हुआ, प्रशासन में हम करते हैं तो वहाँ कई एजुकेशन भी होता है, लोगों को मारपीट भी होती है, पर उसका लोगों का ये व्यक्तिगत का
उसके खिलाफ जिन लोगों ने जो वहां थे ग्रामीणों को घरों में घुसकर जिस जगह पर थे इससे आधा किलोमीटर की दूरी पर अंदर जाके सोते लोगों को घरों में और गाड़ियां तोड़ दी, खिड़कियां तोड़ दी, टीवी की तोड़ी। ये पुलिस का काम नहीं है, ये तो ऐसा था जैसे वो गैंग वाला था। गैंग में आपस में गैंग सदस्यों की मारपीट होती, जैसे जातीय हिंसा मेघालय में चलते हैं, सामुदायिक हिंसा का मतलब द्वारा किया गया। वो पता नहीं किन नेताओं का था, सरकार का था और वो रिमोट कंट्रोल से संचालित थे और हमें भी राज चुना। जबकि होना ये चाहिए कि दिल्ली के उजाले में आखिर जब इतनी बहुत ही गाँव छोटा था और वहाँ ये एक तरफ तालाब है, दूसरी तरफ पत्थर के और सबसे बड़े नदी के बाद जो पीड़ित थे उनको बना दिया गया। मतलब आग होने लगाई और आग बनाने का जिम्मेदारी पुलिस की जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी, समाज किसी को हटाया वहां से। अब इसमें क्या होना चाहिए, जैसे एक लोग तो किया है कानूनी, तो कानूनी में सब से पीड़ित है FIR दर्ज होनी चाहिए। FIR दर्ज होने से वो सारे सभी आए क्या वेतन दिए हैं, जवाब मांगे हैं, पुलिस से दर्ज कराया हमारी बात से लगाई गई, हमारा मंच तक पहुंचाया गया। संचालक लगा सकते हैं, उसमें दूसरी हाईकोर्ट डायरेक्शन दे सकती है दूसरे को। अगर इसमें मतलब ही दर्ज कर रहे हैं वो लोग जिन्होंने और की वो अनुसंधान तफ्तीश नहीं कर सकते तो दूसरों को दिया जाना चाहिए। जिस सिस्टम के अधिकारी थे कानून में कहता उसके ऊपर का अधिकारी जांच करे। तो ये हाईकोर्ट से मुकदमे दराज करा के या किसी दूसरी एजेंसी को CBI या कोई टीम बनाने के द्वारा दूसरा इसमें अगर दबाव बना सकते हैं ये जनता है काफी संख्या में आए हैं तो आगे होनी चाहिए। हमारे नेता भी ये तय करेंगे। मैं इसमें शॉर्ट में बात करूँगा और इसमें जो जाति हुई है उनको दूसरा जो पढ़ी लिखी नौजवान है उनका नाम बता दिया गया है। कोशिश करिए उनका नाम कटे और दूसरों को गिरफ्तार किया जाए। तो एक घंटा ये भी चलेगा, किसी को भी पकड़ लिया वहाँ हिसाब आए तेरा नाम है रखा जाए। और दूसरा पुलिस के अधिकारी वहाँ गए उन्होंने वीडियोग्राफी का किया जाए हो सकता है के बाद ये सरकार हमें से लड़ाई करनी पड़ेगी। आप लोगों ने सुना, मुझे अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज, जय बहुत बहुत धन्यवाद बेरुलाल जी, अध्यक्ष कैसे गए। अगले घंटा के रुपये में आमंत्रित करेंगे रमेश चंद्र निषाद जी, फिर फूलन देवी जन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप पधारे और कम शब्दों में, विशेष आग्रह से कम शब्दों में अपनी बात रखें। अभी हमारे आज की सभा पंचायत के मुख्य आकर्षक प्रहलाद सिंह रंजन साहब का इसलिए आप सभी से आग्रह है कोई भी अपना स्थान नहीं छोड़े। इस महापंचायत के बाद समाज किशोर को मिलाएगा
संवेदन में आपका सुनने को मिलेगा, इसलिए आप अपना स्थान नहीं छोड़े। रमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। मेरा नाम साथ है और मछुआरा झांसी से मैं आता हूँ, झांसी जिले से आया हूँ और